हाँ, तो हम बात कर रहे थे इंडियन क्लाइमेट की। कल का देखो ऑफ रहा था अपना, ठीक है। तो आज वहीं से रिज्यूम करेंगे जहां सैटरडे को अपन ने छोड़ा था। देखिए आज का टॉपिक वही कंटिन्यू रहेगा, इंडियन क्लाइमेट, इंडियन ज्योग्राफी का जो पोर्शन है इंडियन क्लाइमेट। और उसमें हमारी बात चल रही थी, क्योंकि हमारी बात चल रही थी मॉनसून का क्या ट्रेंड रहता है, मॉनसून के क्या फीचर्स हैं। और अभी जो कंटेक्स्ट है वो ये कि इंडियन मॉनसून के ओरिजिन के लिए क्या क्या थ्योरीज आई हुई हैं, उन थ्योरीज के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। जिसमें से हमने एक तो देखो ये थर्मल कॉन्सेप्ट वाली है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर ली थी। थर्मल वाली के बाद में फिर कुछ रीसेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें भी हमने तिब्बतन प्लेट्यू और हिमालयास का क्या रोल है वो भी हमने जान लिया था। फिर इसके आगे अगर देखें तो नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ जेट स्ट्रीम। इसमें हमने देख लिया था कि किस तरीके से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है उसका विड्रॉ करना अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉनसून का अराइवल में, ठीक है। ये फिर से हम एक बार मैप पे देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। 1 सेकेंड। यहां पर ये जैसे ही नीचे वाली वेस्टर्न जेट स्ट्रीम का जो सदर्न पार्ट है हिमालय से नीचे, तो जैसे ही सन नॉर्थवर्ड मूवमेंट करेगा तो ये वाली जेट स्ट्रीम में ये भी अपर पोर्शन में नॉर्दर्न पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और नॉर्दर्न पोल की तरफ शिफ्ट होते ही फिर यहां पर क्या बन जाएगा, ITCZ वाला एरिया आ जाएगा, क्योंकि सनलाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाती है प्रॉपर। तो ITCZ वाला एरिया यहां पर प्रिवेल होने की वजह से ही यहां पर लो प्रेशर कंडीशन बनती है, जो कि फिर यहां से साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये चीजें देखो हमने देख ली थी। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल वाली की बात होने के बाद में एक जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का रोल था, वो भी हमने समझा। उसमें क्या होता है कि तिब्बतन प्लेट्यू पे डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में ईस्टर्न डायरेक्शन टू वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ ये जेट स्ट्रीम चलती है, जिसको बोलते हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो यहां तक आती है, ठीक है, कई बार यहां तक इस टिप तक पहुंच जाती है और यहां पर फिर आकर के अरेबियन सी में ये करती है डिसेंड। डिसेंड का मतलब हो गया सिंक करती है, और सिंक करेगी तो यहां पर कंडीशन बन जाती है हाई प्रेशर की। तो एक तो हो गया हाई प्रेशर अरेबियन सी वाले एरिया में, और दूसरा हो गया इस तरफ आप देख सकते हो ITCZ की प्रेजेंस की वजह से लो प्रेशर कंडीशन यहां पे बन जाएगी। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चलती है, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, ठीक है। तो इस तरीके से वेस्टर्न जेट स्ट्रीम का तो विड्रॉ करना इंडिया से और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का आना, ये दोनों जेट स्ट्रीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे यहां पर मॉनसून के अराइवल में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे जो भी मैकेनिज्म थे उनमें, और उसी लाइन में हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है अल नीनो, ठीक है। अल नीनो इफेक्ट, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी। देखो अल नीनो अगर होता है ना तो इससे तो इंडियन मॉनसून है वो वीक पड़ता है, ठीक है। और इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है ला नीना। ला नीना में क्या होता है कि इंडियन मॉनसून है वो अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छी खासी रेनफॉल हमें रिसीव होती है। तो पहले हम बात करते हैं अल नीनो। ये देखो सबसे पहली चीज तो दिसंबर मंथ में आता है। दिसंबर मंथ का मतलब हो गया लास्ट 10 डेज, 21 से लेके और यू मानो 31 दिसंबर तक आता है हर साल। इसमें जो है ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है, क्योंकि इसमें पैसिफिक ओशियन की बात करेंगे पहली चीज तो। दूसरा जो कोल्ड वाटर करंट है, जैसे कि मैपिंग हमने ऑलरेडी देख ली है जिसमें हमने बात की थी कि जो पेरुवियन करंट है वो साउथ अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट के पास से पास होगी। यहां से देख सकते हो आप, ये है पेरुवियन करंट जो कि कैसी है, कोल्ड वाटर करंट। और इधर से आ रही है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। अब इक्वेटर के पास में पानी है देखो वो तो वार्म होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ ये पेरुवियन करंट जो कि साउथ पोल की तरफ से आ रही है ये होगी कूल्ड। अब इन दोनों करंट्स में से कौन सी ज्यादा पावरफुल है उसी का असर यहां पर पेरू की कोस्ट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। पेरू जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। अब मान लो कि किसी परिस्थितिवश किसी सिचुएशन में अगर ये पेरुवियन करंट डोमिनेट करती है तो उस केस में तो देखो नॉर्मल कंडीशन होती है, पर एक्सेप्शनली लगभग 5 से 7 साल में, हर 5 से 7 साल में ऐसा होता है कि ये जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है ना ये डोमिनेट कर जाती है पेरुवियन करंट पे। डोमिनेट करने का मतलब कि इस वाले एरिया में टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है,
अगर काउंटर इक्वेटोरियल करंट डोमिनेट कर रही है पेरुवियन करंट पे, इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। कहां पे, पेरू की कोस्ट पे। दूसरा, अगर काउंटर इक्वेटोरियल करंट वीक पड़ रही है पेरुवियन करंट से, इसका मतलब वहां पर पेरुवियन करंट अपना इंपैक्ट ज्यादा दिखाएगी, इस वजह से वहां पर टेम्परेचर हो जाता है फॉल। तो ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ना, जब काउंटर इक्वेटोरियल करंट पेरुवियन करंट पे डोमिनेट कर जाती है, तो उसको बोल देते हैं अल नीनो इक्वेशन। अल नीनो, इसका मतलब होता है क्राइस्ट चाइल्ड बोला जाता है, मतलब बहुत ही नॉटी चाइल्ड जो कि गड़बड़ करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल सा कि आप देख लो, हर 5 से 7 साल का ये बताया, 7 से 3 का नहीं, यहां से 5 से 7 साल का आप ले सकते हो। इसमें क्या होता है कि कुछ जगह ये पेरू की करंट, पेरुवियन कोस्ट पे सिचुएशन ऐसी बनती है कि टेम्परेचर राइज होता है, क्योंकि काउंटर इक्वेटोरियल करंट है वो डोमिनेट कर जाती है पेरुवियन करंट पे, और उसके डोमिनेंस की वजह से ही वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हो जाता है लो प्रेशर, और लो प्रेशर होने की वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है थ्रू आउट वर्ल्ड। अब थ्रू आउट वर्ल्ड जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, उनकी अगर हम बात करें, जैसे कहीं पे ड्रॉट्स आ जाते हैं, कहीं फ्लड्स आ जाते हैं, और कई बहुत ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, साइक्लोनिक इवेंट्स जबरदस्त आते हैं। तो इसको एक बार हम मैप से देखेंगे तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहां पर इक्वेटोरियल करंट पे डोमिनेट कर गई क्या, पेरुवियन करंट। ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। इसको ला नीना इक्वेशन भी बोलते हैं, ला नीना। पहले ला नीना समझ लो जो कि नॉर्मली होता है, फिर अल नीनो समझ में आ जाएगा। ला नीना में क्या होता है कि पेरुवियन करंट जो कि ठंडे पानी की है, ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट पे डोमिनेट कर जाती है। इसका मतलब पेरू वाली कोस्ट पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर फॉल। और आपको पता है जब टेम्परेचर डाउन जाता है तो वहां पर प्रेशर हो जाता है हाई। तो यहां पर प्रिवेल क्या करेगा, हाई प्रेशर नॉर्मल ईयर्स में। और हाई प्रेशर की कंडीशन में क्या होता है, इधर की हीटिंग जो है ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में, इंडोनेशिया वाली साइड में, ये पेरू के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगी। अब अगर यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां पर प्रेशर कैसा बनेगा, लो प्रेशर। तो हवाओं की डायरेक्शन क्या होने वाली है, पेरू की तरफ से ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया की तरफ। तो ये कंडीशन तो देखो नॉर्मल ईयर्स में रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया के यहां पर अच्छी खासी रेनफॉल रिसीव होती है इस वजह से, ठीक है। दूसरा, जस्ट ऑपोजिट अगर कंडीशन प्रिवेल कर जाए, मान लो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है वो डोमिनेट कर गई पेरुवियन करंट पे, तो यहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो। और अगर लो टेम्परेचर हो, सॉरी टेम्परेचर क्या होगा, हाई, क्योंकि काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो कि वार्म वाटर करंट है वो अगर टेम्परेचर राइज करेगी यहां पे, तो सीधी सी बात है प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो। और लो प्रेशर अगर हो गया और यहां के कंपैरिजन में, तो हवाओं का डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। तो जो रेनफॉल यहां पर रिसीव हो रहा था, अब वो यहां पर रिसीव ना होकर के यहां पर रिसीव होगा। इसको बोल देते हैं अल नीनो, ठीक है। जो सदर्न ओशियन है, पैसिफिक ओशियन का सदर्न पोर्शन, यहीं पर ये सर्कुलेशन में चेंजेस आते हैं कि एक बार तो हवा है, हवाओं की डायरेक्शन है साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी तरफ अगर यहां पर टेम्परेचर राइज हो गया, किसकी वजह से, काउंटर इक्वेटोरियल करंट की वजह से, तो यहां पर हवाओं की डायरेक्शन ऑस्ट्रेलिया तो साउथ अमेरिका हो जाएगी। तो ये एक तरीके का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन, ठीक है, कि कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस तरीके की सिचुएशन बन रही है। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। ALSO भी बोला जाता है, अल नीनो सदर्न, EISO भी बोला जाता है, सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये चीजें क्या करती है, इंपैक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं कि जबकि हो रहा है पैसिफिक ओशन में। देखो जब सीधी सी बात है नॉर्मल टाइम्स की बात करें तो यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, और यहां पर क्या होती है, हवाएं इस तरफ गस्ट करके आएंगी, और इन हवाओं का पुश इधर भी मिल जाता है आगे। जैसे हम आगे बात करेंगे वॉकर सेल, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि वॉकर सेल भी है, उसका भी बहुत इंपैक्ट आता है। वॉकर सेल में बेसिकली आप देखते हो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ विंड का मूव करना, किस वाले रीजन में, इस वाले ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट मूव अगर ये यहां पे करेगी, इससे फिर आगे इंडियन ओशन में मूवमेंट होगा, और फिर आपको पता है लो प्रेशर हमारे क्रिएट हो रखा है पहले से ही गर्मियों की वजह से, तो फिर ये मॉइस्चर लेकर के हवाएं इंडिया में एंटर होती हैं, जो कि फिर अच्छा रेनफॉल करती हैं। तो सीधी सी बात है, ला नीना की कंडीशन हमारे मॉनसून के लिए फेवरेबल होती है, जबकि अल नीनो की कंडीशन हमारे लिए हार्मफुल होती है, हमारे लिए एडवर्स सिचुएशन लेके आती है।
तो ये कंडीशन कई बार पूछ ली जाती है। तो यही चीजें यहां पर समझाई हुई आप देख सकते हो। एक कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? कि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से विंड डायरेक्शन चेंज होती है। इसमें ओशियनिक और एटमॉस्फेरिक फिनोमेना इन्वॉल्व है। ओशियनिक का बता दिया मैंने कि पेरुवियन करंट और काउंटर इक्वेटोरियल करंट दोनों में से जो भी डोमिनेट करेगी वो अपना असर दिखाएगी। ठीक है, तो वार्म इक्वेटोरियल करंट अगर डोमिनेट कर जाती है तो पेरुवियन कोस्ट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। इस केस में वहां पर लो प्रेशर बन गया। लो प्रेशर बन गया तो सर्कुलेशन बिल्कुल उल्टा हो गया, और इसी सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं? अल नीनो। ठीक है, इसको ENSO बोलते हैं, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, राइट। और दूसरी तरफ अगर वहां पर पेरुवियन करंट अगर डोमिनेट कर जाए तो उस केस में आपको पता ही है कि क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट। पेरुवियन करंट अगर डोमिनेट करती है तो हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि फिर बाद में विंड डायरेक्शन है वो पेरू से किस तरफ रहती है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जो कि हमें अल्टीमेटली फेवर करती है। तो ऐसे में अल नीनो हमारे लिए थोड़ी हार्मफुल है, और ला नीना अगर रहता है सिचुएशन तो वो हमारे लिए फेवरेबल होती है। तो ये हो गया तीसरा थ्योरी कि क्या अभी इंडियन मॉनसून को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देन कम्स वॉकर सेल। देखो वॉकर सेल भी एग्जैक्टली ये अल नीनो वाला सेगमेंट ही है। इसको हम थोड़ा सा यहां से समझेंगे। एक बार पहले तो ये देख लो इसका मतलब क्या है। ये एक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है एयर का ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, इसमें आप देखो कि पैसिफिक ओशन में सर्कुलेशन होता है ना एयर का, उसके लिए ही उस पर्टिकुलर एरिया को जहां पर ये ईस्ट टू वेस्ट विंड मूवमेंट होता है, उस पर्टिकुलर एरिया को वॉकर सेल बोल दिया जाता है। पर कुछ ज्योग्राफर, कुछ साइंटिस्ट जो है वो वॉकर सेल का ये मानना उनका ये मानना है कि वॉकर सेल है वो थ्रू आउट मतलब सरकमवेट कर रहा है पूरे अर्थ को, पूरी ग्लोब को चक्कर मार रहा है, राइट। तो ऐसे में ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हवाओं के डायरेक्शन जहां पर भी मिले उसको वॉकर सेल बोल दिया जाता है। किसमें? ट्रॉपिकल रीजन में, जो कि आपको अभी मैंने मैप दिखाया था, उसी मैप को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि हवाओं का डायरेक्शन आप देखो, ये पैटर्न है ईस्ट टू वेस्ट नॉर्मल कंडीशन में। ये टाहिटी है, ठीक है, और यहां पर ये डार्विन है, ऑस्ट्रेलिया में नॉर्दर्न पोर्ट है ये। ठीक है, तो टाहिटी और डार्विन में इस तरीके का सेटिंग बैठती है कि टाहिटी पे हाई प्रेशर और डार्विन पे लो प्रेशर। तो उस केस में तो क्या हो जाता है? वॉकर सेल एकदम सही पोजीशन पे हो जाता है। ठीक है, अब उल्टा केस क्या रहता है यहां पर? अब इसमें क्या होता है, यहां पर डार्विन में पहुंच गया, डार्विन से फिर बाद में नॉर्थवर्ड मूव करके और ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है हवा का। सेम चीज ये वॉकर सेल का ही इंपैक्ट आप देख सकते हो कहां पे? इंडियन ओशन में भी वो इस तरीके से दिखता है आपको कि इस तरीके की साइकिल आपको पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, इसी को वॉकर सेल बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो इंडियन ओशन में ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, इधर ईस्ट टू वेस्ट इस तरफ जा रहा है। इसमें आप देख सकते हो कि जैसे ही अगर थोड़ा सा अल नीनो वाला इंपैक्ट आता है तो उस केस में क्या हो जाता है? ये वॉकर सेल जो है वो आप देख लो साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया। तो कहां तो मेनलैंड के ऊपर सर्कुलेशन था एयर का, और कहां इसके डाउन चला गया, और कहां मतलब पूरा अच्छे से कवर हो रहा है। आप नॉर्मल टाइम्स में देखो वॉकर सेल पूरा इंडिया को कवर कर रहा है अच्छे से। ठीक है, और जबकि एबनॉर्मल ईयर में देखो, एबनॉर्मल ईयर ये शिफ्ट हो गया साउथ में इस तरफ, ये पूरा एरिया ऐसे कैसे रह गया। तो जब हवाओं का सर्कुलेशन ही प्रॉपर नहीं होगा लैंड पे, तो फिर बाद में रेनफॉल अच्छा रिसीव होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इस केस में वॉकर सेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है हमारे यहां पर मॉनसून को डिसाइड करने में। ठीक है, और वो वॉकर सेल का जो शिफ्टिंग है नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, वो डिपेंड करता है अल नीनो में, कि अल नीनो अगर आ गया तो फिर बाद में एबनॉर्मल ईयर हो गया, यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया और हवाओं की डायरेक्शन इधर मिलेगी आपको जस्ट ऑपोजिट। देख लो आप, जबकि ला नीना है, नॉर्मल ईयर्स है, तो यहां पर हवाओं की डायरेक्शन मिलेगी ये। तो इसका बेनिफिट फिर बाद में इंडिया को यहां पर मिल जाता है। पर अल नीनो साउथ में शिफ्ट हो गया वॉकर सेल, और यहां पर भी साउथ में शिफ्ट हो गया वॉकर सेल, अल्टीमेटली रेनफॉल हमारे हो गया कम। तो इसमें मेन जो मैकेनिज्म है वो देखा जाता है ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट, ये नॉर्मल ईयर में है। पर जब गड़बड़ हो गई, जो गड़बड़ कौन सी? जब काउंटर इक्वेटोरियल करंट डोमिनेट कर गई पेरुवियन करंट पे, तब फिर बाद में साउथ में शिफ्ट हो गया, डायरेक्शन भी हवाओं की चेंज हो गई, जो कि फिर हमारे यहां पर अच्छा रेनफॉल नहीं करवा पाती हैं। तो ये वॉकर सेल का इफेक्ट भी आप देख सकते हो इंडियन मॉनसून पे। ठीक है, इसमें देखो जो अल नीनो के लिए हमने देखा ना अभी ENSO, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन,
तो ये जो सदर्न ऑसिलेशन होता है ना, इसको एक इंडेक्स से भी शो किया जाता है, ठीक है। जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, कौन सा, अल नीनो में टेम्परेचर पेरुवियन कोस्ट का राइज होना और ला नीना के टाइम पे पेरुवियन कोस्ट का टेम्परेचर लो रहना, इसको शो करने के लिए एक इंडेक्स यूज होता है। क्योंकि ये सारा का सारा पैसिफिक ओशियन के सदर्न पोर्शन में हो रहा है, इस इंडेक्स को हम बोल देंगे सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। अब जब भी ये हाई पॉजिटिव एसओआई होता है ना, तो देखो लो एटमॉस्फेरिक कंडीशन कहां पे प्रिवेल होती है, लो प्रेशर वाली ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में अगर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब हवाएं क्या आएंगी, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ। ये कंडीशन है ला नीना की, और ये फिर अल्टीमेटली इंडियन मॉनसून को भी फेवर करती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, इस चीज का बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आप एक बार फिर से मैप पे चलोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे कि जिस तरीके से ये हवाएं यहां पे चल रही है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ला नीना वाले पीरियड की हम बात कर रहे हैं, यहां पर हाई प्रेशर, हवाएं चल गई। फिर इधर से आप देखो कि यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो लो प्रेशर की टेंडेंसी क्या होती है, हवाओं को ऊपर उठाने की। और हवाएं जब ऊपर उठेंगी और यहां इस तरफ से, यहां आपको पता है लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उस हवाओं को। ये हवाएं अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अल्टीमेटली यहां पर डिसेंड होंगी हवाएं, कहां पर, अरेबियन सी में। और अरेबियन सी में जैसे ये डिसेंड करेंगे तो यहां पर कैसी कंडीशन बनेगी जी, हाई प्रेशर कंडीशन बनेगी कि नहीं। और हाई प्रेशर यहां और हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर यहां, क्योंकि अभी ITCZ भी है मॉनसून के टाइम पे, वो नॉर्दर्न इंडिया में है, तो हवाओं की डायरेक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी कि नहीं। तो इस केस में वॉकर सेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। और जब ला नीना होता है तो हमें रेनफॉल बहुत बढ़िया रिसीव होता है, क्योंकि वॉकर सेल है वो इफेक्टिवली इंडियन लैंडमास पे अपना इंपैक्ट शो करता है। जस्ट ऑपोजिट, अगर अल नीनो ईयर है तो वॉकर सेल साउथ में शिफ्ट हो जाएगा। अल नीनो का मतलब क्या हो गया, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। यह भी आप याद रखोगे कि सदर्न ओशन ऑसिलेशन इंडेक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है, इसका मतलब अल नीनो, इसका मतलब हमें रेनफॉल कम रिसीव होगा। जबकि सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स SOI अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, ला नीना, इसका मतलब हमें रेनफॉल अच्छा रिसीव होगा। और वॉकर सेल उस टाइम पर क्या होगा, अपनी प्रॉपर पोजीशन पे होगा। जबकि अल नीनो में क्या हो जाता है, साउथवर्ड मूव कर जाता है। साउथवर्ड मूव कर गया तो क्या हो गया, हमारी ज्यादातर लैंड जो है वो कवर ही नहीं करेगा वॉकर सेल, और रिजल्ट होगा हमें अच्छा रेनफॉल रिसीव नहीं होना, ठीक है। तो वॉकर सेल का कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है, समझ में आ गई होगी। इसके आगे नेक्स्ट आ जाता है इंडियन डाइपोल्स का क्या रोल है इंडियन ओशियन में। भाई सीधी सी बात है कि हमारे यहां पर रेनफॉल जो रिसीव होता है, पहले तो केवल एक ही मैकेनिज्म था कि भाई जो हीटिंग कॉन्सेप्ट था, थर्मल कॉन्सेप्ट था कि भाई हीट अप हो जाता है इंडियन लैंड मास और उसकी वजह से हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और उसी की वजह से हमें रेनफॉल रिसीव होता है। बट अभी जब देखें तो बहुत सारी और चीजें भी देखी गई, तभी तो बोला गया ना कि इंडियन मॉनसून का जो मैकेनिज्म है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। तो अब नेक्स्ट आ गया आपका इंडियन डाइपोल। देखो इंडियन ओशियन डाइपोल में क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसको इंडियन नीनो भी बोल दिया जाता है। जैसे अल नीनो और ये बोला ना, वो कहां पे हो रहा है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, राइट। अब अगर हम यहां पर डाइपोल की बात करें तो ये किसके लिए हो रहा है, इंडियन ओशियन में, इसलिए इसको इंडियन नीनो भी बोल दिया जाता है। इसमें भी वो बात वही है, टेम्परेचर डिफरेंस का ही इशू है। एक तो वेस्टर्न पोल जो अरेबियन सी में लोकेटेड है, एक ईस्टर्न पोल जो कि इंडियन ओशियन या साउथ इंडोनेशिया वाले एरिया में लोकेटेड है, जो कि आपको मैं फिर से मैप पे दिखाता हूं। आप यहां पर देख सकते हो कि इंडियन ओशियन डाइपोल, इसका आप वेस्टर्न पोर्शन देखो इधर की तरफ, मेडागास्कर और इस तरफ, और ईस्टर्न पोर्शन की हम बात कर रहे हैं इधर की तरफ। अब आप देखो कि यहां पर पॉजिटिव फेज है। पॉजिटिव फेज का मतलब क्या हो गया कि हमारे यहां पर ये जो वेस्टर्न पोर्शन है इंडिया का, अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है, इंडियन ओशन की जो ब्रांच है या पार्ट है, वहां पर हो जाता है टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर राइज हो गया तो उसकी वजह से यहां पर हमें हैवी रेनफॉल रिसीव होता है। कौन सा एरिया है, यहां पे अरेबियन सी से थोड़ा साउथ है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल अरेबियन सी नहीं है, ठीक है। और यहां पर फिर हमें उसकी वजह से रेनफॉल हैवी रिसीव होता है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जस्ट ऑपोजिट, अगर ये सदर्न इंडोनेशिया वाले रीजन में जो इंडियन ओशन है, इसका टेम्परेचर राइज हो गया तो हवाएं इस तरफ से इस तरफ की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाएंगी।
उधर कोई लेन देन रहेगा नहीं, इधर कोई लेन देन नहीं रहेगा, तो इंडिया में रेनफॉल हो गया कम, आ गया किस तरफ, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब क्या हो गया कि इंडियन ओशियन डाइपोल अगर पॉजिटिव है तो इंडिया के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, अच्छी खासी रेनफॉल रिसीव होती है, और इधर इंडोनेशिया में पड़ता है ड्रॉट। तो एक चीज ध्यान रखें आप कि इंडोनेशिया और ये जो थाईलैंड वाला एरिया है, यहां पर ड्रॉट की सिचुएशन देखने को मिल जाती है जब इंडिया में मॉनसून बड़ा अच्छा होता है। तो जस्ट ऑपोजिट, अगर ये वाला एरिया ज्यादा हीट अप हो गया तो यहां पर तो हैवी रेनफॉल रिसीव होगा इंडोनेशिया की तरफ तो, और हमारे पड़ेगा ड्रॉट। ठीक है, तो ये है इंडियन ओशन डाइपोल का मैकेनिज्म। इसमें भी एग्जैक्टली वही काम हुआ जो कि हमने वहां पर देखा अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन में, कि जी टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से विंड डायरेक्शन में चेंजेस। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट पे हो गया जो सदर्न इंडियन ओशन डाइपोल का, जिसमें पीरियोडिक ऑसिलेशन देखने को मिलता है, कभी पॉजिटिव मिलता है, कभी न्यूट्रल, कभी नेगेटिव। पॉजिटिव है तो हमारे लिए अच्छा है, नेगेटिव है तो हमारे लिए नुकसान वाली चीज है। ठीक है, ये चीज हमने ऑलरेडी देख ली, कुछ और अलग से है नहीं, क्योंकि मैप का सबसे बेस्ट चीज क्या होती है कि आप देखते देखते सब कुछ क्लियर कर देते हो। अच्छा, एक चीज और यहां पर, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नोट की हुई है कि इंडियन ओशियन डाइपोल और अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के बीच में कोई लिंक नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। वैसे तो देखो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से लो प्रेशर क्रिएट होता है इक्वेटर पे, ठीक है, फिर हेडली सेल बनता है, फिर यहां पर हाई प्रेशर बनता है, फेरल सेल बनता है, फिर लो प्रेशर बनता है तो पोलर सेल बनता है। ऐसे तो सारी की सारी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कनेक्टेड है। बट अगर हम देखें कि इंडियन ओशियन डाइपोल का अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन है, सॉरी, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तभी तो हमने इसको सेपरेटली डिस्कस किया, ना हमने कोई लिंक शो किया ना कुछ और। ठीक है, हाँ, अल नीनो का या ला नीना का अगर किसी से लिंक है तो वो है वॉकर सेल, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस जो हमारा टॉपिक रहा है उसमें। ठीक है जी, तो ये होगी बात हमारी मेन जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं या इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट जो कि रिसेंटली डेवलप हुए हैं, रिसेंटली अंडरस्टैंडिंग में आए हैं कि भाई इंडियन मॉनसून पे किस किस का इंपैक्ट कितना रहता है। ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है अपना टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ इंडियन ओशन, सॉरी इंडियन मॉनसून, कि इंडिया में जो रेनफॉल होती है उसका क्या नेचर देखने को मिलता है। क्या रेगुलर रेनफॉल है, या रेनफॉल अचानक से आता है फिर ब्रेक आते हैं, और या फिर पूरी जो लैंडमास है उस पे रेनफॉल का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलता है। कब हमारे मॉनसून आउटब्रेक होता है, कब मॉनसून रिट्रीट होता है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। तो देखो बात ऐसी है कि साउथ एशिया की हम बात करें तो यहां पर हमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिले हैं कि मॉनसून है वो एकदम कहते हैं टेढ़ी खीर वाला कॉन्सेप्ट है, एकदम सीधा तो नहीं है। तो इस केस में हम इसको 4 हेडिंग्स में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करेंगे कि मॉनसून का क्या पैटर्न इंडिया में देखने को या इंडियन सबकॉन्टिनेंट, साउथ एशियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। नंबर 1, ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मॉनसून। इसका मतलब ये हो गया कि मॉनसून का आने से पहले क्या मैकेनिज्म बनता है, क्या थ्योरीज थी, वो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। ये चीजें बड़ी अब क्विकली होगी, अब टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो चीजें समझने की थी वो ऑलरेडी 2 वीडियोस में हम देख चुके हैं। ठीक है, वही चीजें रिपीट होगी, टेम्परेचर, प्रेशर, एयर सर्कुलेशन, वो सारी चीजें आपकी यूज होंगी। दूसरा, रेन बियरिंग सिस्टम, रिलेशनशिप बिटवीन देयर फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉनसून रेनफॉल। दूसरे पॉइंट में हम ये देखेंगे कि भाई मॉनसून आउटब्रेक होने के बाद में रेनफॉल का रिजीम क्या है, कहां पर रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, कहां पर कम हो रहा है, और वो रेनफॉल का पैटर्न क्या है भाई, और फ्रीक्वेंसी, कि आज बरसात आ गई तो अब 5 दिन बाद में आएगी या 1 महीने बाद में आएगी, उन चीजों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे ब्रेक। आप देखते हो ना कि अभी मैंने बोला कि एक बार बारिश होने के बाद में कई बार 7-7 दिन तक बारिश नहीं आती, कई बार तो 30 डेज तक निकल जाते हैं। तो उस केस में वो ब्रेक का क्या कारण है वो जानेंगे। देन रिट्रीट ऑफ मॉनसून, मतलब मॉनसून का विड्रॉ करना। तो ये 4 हेडिंग्स में हम मॉनसून की नेचर को, मॉनसून के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले आ जाता है ऑनसेट ऑफ मॉनसून। भाई सीधी सी बात है, चाहे कितनी ही थ्योरीज आ जाए, जो हीटिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, थर्मल वाला, वो तो देखो अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। कि जिस तरीके से लैंड और सी डिफरेंशियल हीटिंग का सामना करते हैं गर्मियों के टाइम पे, लैंड है वो जल्दी गर्म होकर के लो प्रेशर क्रिएट करती है, सी है वो धीरे धीरे गर्म होता है, इस वजह से वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट रहता है, और
आउटकम क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स चलती हैं, जिन्हीं को हम मॉनसून बोल देते हैं। और उन विंड्स की डायरेक्शन आपको पता है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट होती है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या है भाई, सीधी सी बात है, ITCZ है वो कहां पर लोकेटेड है, नॉर्दर्न इंडिया में। वहां पर बन जाती है क्या, लो प्रेशर। लो प्रेशर बनने की वजह से जो सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स फ्लो हो रही हैं वो भी अट्रैक्ट हो जाती है, और वो भी फिर गजब की मॉइस्चर लेकर के आती है, और अल्टीमेटली हमारे यहां पर रेनफॉल करती है। तो इस पैटर्न को हम थोड़ा सा अगर समझे तो यहां पर आप समझो, एक सेकंड में वर्ल्ड मैप पे चलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। यस, कैसे होता है ये भाई, सीधी सी बात है, यहां पर टेम्परेचर राइज हो गया, यहां पर टेम्परेचर है कम। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहां पर हाई प्रेशर हो गया, यहां पर है लो प्रेशर। ये रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं हम। रिलेटिविटी का मतलब कि यहां पर टेम्परेचर जितना है उसके कंपैरिजन में आपको ये ठंडा लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कोल्ड वाटर है, सॉरी, इक्वेटर के पास में है, कोल्ड वाटर नहीं मिलेगा, समझ गए। यहां पर लो प्रेशर होगा, यहां पर हाई प्रेशर होगा, जस्ट बिकॉज रिलेटिविटी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिविटी की लैंड मास जल्दी गर्म हो रहा है, इस वजह से वहां पर टेम्परेचर जल्दी से हाई होगा, तो इस वजह से लो प्रेशर बन जाएगा। जबकि इधर ओशियंस में क्या रहेगा, पानी बहुत धीरे गर्म होता है। क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट। इस वजह से यहां पर हाई प्रेशर, यहां पर लो प्रेशर, हवाओं की डायरेक्शन क्लियर। तो इस तरीके से ये मॉनसून आउटसेट होता है। ठीक है, अब बात देखो कि यहां पर डिफरेंस किसका है, थर्मल का। तो पहला ही कॉन्सेप्ट काम में आया कि नहीं, कि मॉनसून में थर्मल का या टेम्परेचर डिफरेंस का रोल बहुत ज्यादा रहता है। इसके आगे इसमें जो सदर्न पोर्शन से आने वाली जो ट्रेड विंड्स हैं वो भी अट्रैक्ट होती हैं। वो कैसे होती हैं भाई, सीधी सी बात है, आपको मैंने बता रखा है कि साउथ, इक्वेटर के साउथ में ट्रेड विंड्स की ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, जबकि इधर कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, अब जैसा कि सन यहां पर है, ठीक है, यहां पर आ गए सन महाराज। ठीक है, तो इस केस में यहां पर लो प्रेशर, तो ये जो हवाएं हैं कौन सी, साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में चल रही हैं, वो इधर अट्रैक्ट होंगी, और यहां पर अट्रैक्ट होने की वजह से इतना लंबा रूट कवर करके आएंगी जिनमें कि जबरदस्त मॉइस्चर कंटेंट होगा, और फिर यहां पर से इनको जो पुल इफेक्ट मिलेगा वो इस तरफ मिलेगा। तो ऐसे में पहले तो ये आती हैं साउथ ईस्टर्न या साउथ ईस्टर्न विंड्स के तौर पे, और जैसे ही ये इंडियन ओशियन में एंटर होती हैं, नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में, अरेबियन सी वाले एरिया में, इनकी डायरेक्शन बन जाती है साउथ वेस्टर्न विंड्स, और वो ही फिर बाद में हमारे लिए मॉनसून का काम करती है। तो इतनी दूरी तय करने पे, इन पे मॉइस्चर कंटेंट अच्छा खासा होने की वजह से रेनफॉल बड़ा तगड़ा रिसीव होता है हमें। ठीक है जी, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे कि पहले तो ईस्टर्ली, मतलब एक ये हो गया आपका कि किस तरीके से साउथ सदर्न ओशन में, जो सदर्न इंडियन ओशन में जो ट्रेड विंड्स हैं वो नॉर्दर्न रीजन में आकर के साउथ वेस्ट मॉनसून बन जाती है। इसके अलावा इक्वेटोरियल करंट के का जो कॉन्सेप्ट है, वार्म इक्वेटोरियल करंट, वो भी कहीं ना कहीं क्या करती है, मॉइस्चर क्रिएट कर देती है। भाई इक्वेटर के आसपास का पानी होगा वो तो हीटअप रहेगा, हीटअप रहेगा तो मॉइस्चर कंटेंट भी हवा में अच्छा रहेगा। अब उन हवाओं की डायरेक्शन अगर पहले इस तरफ से गई साउथ ईस्ट से, फिर बाद में साउथ वेस्ट होती हुई एंटर हो गई इंडिया में, तो रेनफॉल होगा कि नहीं। इसके अलावा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि हमने पहले देख लिया ऑलरेडी, कि वो क्या करती है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सदर्न टिप के पास से गुजरती है इस तरीके से, और वो अल्टीमेटली सिंक कर जाती है कहां पे, अरेबियन सी में। तो वो भी हाई प्रेशर क्रिएट करती है। तो वो भी किस वजह से क्रिएट हो रही थी, तिब्बतन प्लेट्यू के टेम्परेचर, मतलब डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम तैयार हो रही थी। क्योंकि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम थी ना इधर से आने वाली, वो तो देखो ऊपर चली गई, उसका तो रोल ही नहीं। अब रोल आ गया इसका, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का। ठीक है, तो ये भी फिर क्या करती है, रेनफॉल को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो क्या हो गया, डिफरेंशियल हीटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, और एक ये हो गई ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इसकी वजह से हमारे यहां पर अचानक से गजब की तो बिजलियां कड़कती हैं और आवाजें होती हैं जबरदस्त, और रेनफॉल होता है एकदम से। इसको बोलते हैं ब्रेक या फिर बर्स्ट ऑफ मॉनसून। ठीक है, ब्रेक की बजाय आप इसको बोलोगे आउटब्रेक। ठीक है, मॉनसून आउटब्रेक या मॉनसून बर्स्ट।
अब बात आती है कि इंडिया में सबसे पहले मॉनसून कहां पहुंचता है। अगर आपको ऑप्शन में अंडमान एंड निकोबार मिले तो ऑप्शन अंडमान एंड निकोबार ही लगाओगे। 15 मई को ही पहुंच जाता है यहां पे मॉनसून। पर अगर ऑप्शन में केरला मिले और अंडमान निकोबार नहीं है तो केरला आंसर जाएगा। अब इसका तरीका क्या है मैं बताता हूं। देखो, अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, ओशियंस की तरफ ही है, ओशन का ही पार्ट है। तो इस केस में वहां पर जल्दी से रिसीव हो पाती है जो भी मॉनसून विंड्स हैं, साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स है वो। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम इंडिया की मेनलैंड की बात करें, ठीक है, मेनलैंड इंडिया, तब सबसे पहले केरला में रिसीव होता है। डेट है 1 जून। तो कई बार आपने सुना होगा कि मॉनसून आउटब्रेक इंडिया में 1 जून को होता है। तो वो कहां पर होता है? केरला, दैट मींस मालाबार कोस्ट पे। ठीक है। तो मेनलैंड के लिए तो आएगी 1 जून। और अगर पूरे इंडिया की बात करें, इंडियन टेरिटरी की, तब देखो फिर अंडमान एंड निकोबार इसका आंसर बन जाता है। बाकी जहां तक क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इसी पे बनते हैं, केरला वाले ऑप्शन पे ही। अंडमान निकोबार का इतना नहीं, क्योंकि जो मॉनसून पे डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर की, वो सारी की सारी मेनलैंड पे ही है। और मॉनसून हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे इसकी इंपॉर्टेंस रहती है, रेलेवेंस रहती है इकोनॉमी में। ठीक है। तो 1 जून को केरला कोस्ट से हिट कर जाता है। फिर 10 तारीख तक, 10 जून को मुंबई कोलकाता पहुंच जाता है। और 15 जुलाई के लगभग थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया को कवर कर लेता है मॉनसून। तो 15 जुलाई पूरी फाइनल डेट है जब यह कहा जा सकता है कि हाँ जी, मॉनसून जो है वो पूरे इंडिया को कवर कर चुका है। यहां पर आप देख सकते हो, ये अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया आ गया। यहां पर 15 मई को ही पहुंच जाती है। 1 जून को ये है मालाबार कोस्ट, यहां पर रिसीव हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में 10 जून के लगभग आप देखो, ये रहा 10 जून। 10 जून में इधर वेस्ट बंगाल, कोलकाता, और इधर वाला एरिया आप देख सकते हो, ये एरिया यहां से 10 जून के लगभग आ गया मुंबई वाला एरिया। ठीक है। और ये रही 15 जुलाई डेट, जब वेस्टर्न राजस्थान की भी टिप तक कवर हो जाता है। तो कवर करने का तरीका क्या होता है? एक तो होता है तरीका ये, इस तरीके से फ्लो होती है विंड्स, और एक तरीका होता है यूं जाकर के यूं घूम के आना। ठीक है। तो ये जो आ रही है इसको तो अरेबियन सी ब्रांच बोलेंगे, ये जो घूम के जा रही है इसको बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलेंगे। अब इनकी भी हम डिटेल लेंगे। फिलहाल तो इतना ही देखना था हमें मेन, कि भाई कब मॉनसून स्टार्ट हो जाता है। तो आउटब्रेक हो गया। अब देखते हैं मॉनसून आने के बाद में रेनफॉल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन, क्या पैटर्न रहता है। देखो, मॉनसून 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है, ये मैंने आपको बता दिया। स्प्लिट होने का वजह भाई सीधी सी बात है कि बीच में अगर जमीन का बड़ा सा कोई टुकड़ा आएगा और जो हवाएं आराम से एक ओशियन में फ्लो हो रही हैं, तो वो तो डेफिनेटली बाइफरकेट होंगी, क्योंकि इधर वाली जो है वो तो ओशियन के ऊपर ऊपर पास हो रही है, तो इनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्रिक्शन और ये भी मैटर करता है, राइट। क्योंकि नीचे वाटर है, वाटर में आराम से स्पीड अच्छी गेन करेगा। जबकि दूसरी तरफ आप इधर देखो, लैंड मास से स्ट्राइक कर गया, हिट कर गया, तो इस केस में आपको यहां पर क्या रिसीव होती है ज्यादातर, मतलब इधर की ब्रांच है वो इधर हिट कर गई, तो ये 2 ब्रांच में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गया। तो एक तो हो गया अरेबियन सी ब्रांच और एक हो गया बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है। तो इस तरीके से बाइफर्केशन हो गया। अब बाइफर्केशन में भी एक एक को अगर हम देखें तो भाई बात ऐसी है कि सबसे पहले बे ऑफ बंगाल जो ओरिजिनेट हो रही है ना ब्रांच, वो नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा वाला जो एरिया है, नॉर्दर्न इंडिया में रेनफॉल अच्छा खासा करेगी। इसके आगे अरेबियन सी करंट की बात करें तो इसका मेन किधर से आ रहा है? ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है, ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे रेनफॉल रिसीव करवाएगी। अरेबियन सी ब्रांच है, ये किस तरफ अट्रैक्ट हो रही है? थार डेजर्ट में जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मतलब वेस्टर्न राजस्थान वाले एरिया में हाई हीटिंग की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो गया, इस वजह से ये सीधी की सीधी अट्रैक्ट हो जाती है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ, थार वाले डेजर्ट की तरफ। ठीक है। जबकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, वो आपको पता है बे ऑफ बंगाल से घूम करके फिर आती है। तो ऐसे में आप खुद देख सकते हो कि बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच ज्यादा पाथ कवर कर रही है ओशियंस पे, इसलिए इनके पास मॉइस्चर कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है। इधर अरेबियन सी वाली सीधी लैंडमास पे हिट कर जाती है, इसलिए इनके पास में ज्यादा कुछ स्पेस नहीं है जहां से कि मॉइस्चर ये ले सकें। तो इस केस में दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सी हो गई? बे ऑफ बंगाल। ध्यान रखोगे आप, ये चीज क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। अब हम एक एक इन ब्रांचेस की स्टडी करते हैं। नंबर 1, अरेबियन सी ब्रांच।
ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो वेस्टर्न घाट के साथ साथ वेस्टर्न घाट से हिट करेगी, एक मुंबई वाले एरिया से नर्मदा और तापी रिवर वैली में एंटर हो जाएगी, और एक सौराष्ट्र और कच्छ पेनिनसुला से होती हुई राजस्थान में अरावली हिल्स के पैरेलल निकलती हुई नॉर्थ में चली जाएगी। तो इस चीज को अब यहां से हम समझ सकते हैं मैप में। फिर से एक बार चलें, 1 सेकेंड, यस, अगेन वी आर ऑन द मैप। तो 3 ब्रांच में डिवाइड हो गई अरेबियन सी ब्रांच। एक ब्रांच तो सीधी ये निकल गई, ये अरावली है यहां पे, ठीक है, एक ब्रांच तो ये हो गई। दूसरी ब्रांच यहां मुंबई वाले एरिया में हिट करेगी और इधर एंटर हो जाती है, राइट। ये हो गई थर्ड वन, ये हो गई सेकंड वन, और फर्स्ट वाली सीधी हिट कर रही है किसको, मालाबार और इस कोस्ट को, और यहां पर क्या है, वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो अब आप देख लो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई अरेबियन सी ब्रांच। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। ये सौराष्ट्र वाला एरिया है, ये कच्छ वाला एरिया आ गया, ये मुंबई वाला एरिया आ गया, इधर तापी और नर्मदा रिवर दोनों आ गई, इनमें सेकंड ब्रांच एंटर हो गई, और वेस्टर्न घाट से टकरा गई ये फर्स्ट ब्रांच। अब इनकी डिटेल एक बार पढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि किसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि जो फर्स्ट ब्रांच है, 1 सेकेंड, ये तो कर्सर गायब हो जाता है, यस, फर्स्ट ब्रांच है वो वेस्टर्न घाट के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है। अब भाई सीधी सी बात है, हवा में नमी है अच्छी खासी, वेस्टर्न घाट जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत आ गए, जो कि वैसे बेसिकली देखा जाए तो टूटा हुआ पार्ट है जो कि अपलिफ्ट हो गया, जैसे कि मैंने ऑलरेडी जियोलॉजी में बता दिया था आपको। तो वो हवाएं इधर हिट करेगी तो इधर होता है रेनफॉल, शानदार रेनफॉल रिसीव होता है, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात की थी, ध्यान हो तो, डेजर्ट्स के बारे में हमने जब पढ़ा था, रिवाइज करते जाना, लिंक तभी बनेगा, ठीक है। तो यहां पर जो रेनफॉल रिसीव हो रहा है वो होता है 250 से 400 सेंटीमीटर, मतलब इंडिया में हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करने वाले रीजन्स में से वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट है, समझ गए। फिर बाद में ये क्रॉस करने के बाद में आपको पता ही है, एक तो रेन शेडो रीजन आ गया, रही सही में टेम्परेचर नीचे नीचे जैसे जाएगी हवाएं वैसे टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर राइज हो गया तो हवाएं क्या होंगी, गर्म होंगी, गर्म हवाओं की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा। तो इस केस में अब क्या हो जाएगा, इधर रेनफॉल कम, तो ये एरिया सूखा रहता है। या फिर ये कह दो कि जितना रेनफॉल विंडवर्ड साइड होता है उसका बहुत ही कम हिस्सा रेनफॉल के तौर पर रिसीव होता है लीवर्ड साइड। जिस तरफ से हवाएं डायरेक्शन हिट कर रही है उसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं, और जिस तरफ हवाएं जा रही है उसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, रेन शेडो एरिया। तो रेन शेडो एरिया में बहुत कम रेनफॉल रिसीव होता है। तो ये तो हो गया एक ब्रांच का कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा आ जाओ, अरेबियन सी की जो ब्रांच है वो हिट करती है मुंबई वाले एरिया में, फिर नर्मदा और तापी रिवर की वैली से होती हुई फिर वो पहुंच जाती है कहां तक, छोटा नागपुर प्लेट्यू तक, और ये रेनफॉल करती है कितना, 15 सेंटीमीटर के लगभग। क्योंकि होता क्या है इसमें कि मुंबई के आसपास में अच्छी खासी रेनफॉल कर देती है ये जो सेकंड ब्रांच है वो, ठीक है ना। सेकंड ब्रांच यहां से यूं एंटर होते ही यहां मुंबई वाले एरिया में अच्छी खासी रेन करती जाती है। आगे आपको पता ही है वाटर बॉडी कोई है नहीं, बस केवल यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट डाउन ही जाएगा, रेनफॉल करते करते ये छोटा नागपुर प्लेट्यू तक पहुंच जाती है, वहां पे सिर्फ 15 सेंटीमीटर या उससे भी कम रेनफॉल रिसीव होता है अरेबियन सी के इस सेकंड ब्रांच से। इसके आगे अगर हम देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है, दैट इज थर्ड ब्रांच ऑफ अरेबियन सी, जो कि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है पर हमारे फायदा का कुछ करती नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रांच है तीसरी, ये गुजरात वाले एरिया से हिट करेगी, सौराष्ट्र कच्छ पेनिनसुला से, और अरावली के पैरेलली निकल जाएगी। कुछ रेनफॉल नहीं होगा, बस थोड़ा सा क्या है कि अरावली सदर्न रीजन में हल्की सी ब्रॉड बेस रखती है, इस वजह से सदर्न पोर्शन में जहां पे माउंट आबू, सिरोही ये वाला एरिया लोकेटेड है वहां पर थोड़ी रेनफॉल रिसीव हो जाती है। बाकी रेनफॉल राजस्थान में अरेबियन सी ब्रांच की वजह से नहीं होती भी है तो बहुत ही कम, क्योंकि पैरेलल निकल जाती है। अगर ये अरावली यूं हो तो उस केस में अलग ही तरीके का सिनेरियो रहता है राजस्थान का, पर वही चीज है, ज्योग्राफी डिसाइड करती है भाई, हमारी कल्चर, हमारी हैबिट्स, सब कुछ। दूसरा, ये पैरेलली निकल जाती है आगे अरेबियन सी ब्रांच अरावली से, अल्टीमेटली उधर से दूसरी तरफ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी आ जाती है, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच कौन सी, ये राजस्थान वाली, ये दोनों मर्ज हो जाती हैं कहां पे, पंजाब हरियाणा वाले एरिया में, जो कि अल्टीमेटली नॉर्दर्न रीजन तक जाकर के जो वेस्टर्न हिमालय वाला पोर्शन है, उत्तराखंड, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सदर्न नेपाल, उस वाले एरिया में जबरदस्त बारिश करती है फिर ये,
ठीक है, फ्लड्स आते हैं ना जब, तभी तो आते हैं इसी की वजह से। इसके अलावा जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है उसको अगर हम देखें तो वेस्टर्न कोस्ट पे अच्छा खासा रेनफॉल रिसीव होता है। ये चीज हमने ऑलरेडी देख ली, क्योंकि अरेबियन सी ब्रांच की जो फर्स्ट ब्रांच है वो सीधा वेस्टर्न घाट से हिट करती है। पर वो डिपेंड किस पे कर रही है? नंबर 1 द ऑफ शोर मेटेरोलॉजिकल कंडीशन, नंबर 2 द इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम जो कि अफ्रीका की तरफ से आ रही है ईस्टर्न कोस्ट से, वो कैसे आएगी वो देख लेते हैं। इनका भी असर सीधा सीधा पड़ता है जो हमारी रेनफॉल रिसीव हो रही है अरेबियन सी से। पहला तो ऑफ शोर मेटीरियोलॉजिकल कंडीशन, कौन सी कंडीशन? वही इंडियन ओशियन डाइपोल, जेट स्ट्रीम का बनना, वो सारी चीजें जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम, ठीक है, जो कि अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट पे, जो आपको बताया था इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम का, ईस्टर्न जेट स्ट्रीम जो इधर से जाकर के फिर सबडक्ट करती है या डिसेंड करती है, कहाँ पे? अरेबियन सी वाले में हाई प्रेशर क्रिएट करती है। तो इस वजह से भी क्या होता है? अच्छा खासा रेनफॉल रिसीव होता है। ठीक है, तो ये अरेबियन सी ब्रांच के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेनी थी, वो हो गया। इसके आगे देखें तो नेक्स्ट आ जाती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। देखो, बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करें तो ये सबसे पहले हिट करती है म्यांमार को। इसका थोड़ा ट्रेजेक्ट्री में आपको समझा देता हूं, फिर पढ़ने में थोड़ा आसान रहेगा। 1 सेकेंड, यस। अब आप यहां पर देखो कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच इधर गई, अंडमान निकोबार से टकरा गई और फिर जाकर के टकराएगी कहां से? म्यांमार। म्यांमार में यहां पर एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, अराकान योमा नाम से, अराकान रेंज भी बोला जाता है। वो क्या करती है? वो एक्चुअली ये जो हमारा हिमालयन रीजन है ना, हिमालय वाला पोर्शन, उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है ना, पूर्वांचल से होते हुए उसी का एक्सटेंशन है। इस तरीके से यूं रहता है कुछ। तो ये हवाएं यहां पर हिट करेंगी, हिट करने के बाद में ये बैरियर का काम कर देगा। बैरियर की वजह से डायरेक्शन क्या हो जाएगी? हवाओं की यूं घूम जाएगी। ऐसे में ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ना, ये भी 2 पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कैसे? कि इस तरीके से गई, अराकान योमा ने हिट किया, घुमा दिया, घूम गए जी स्टीयरिंग। अब इसमें क्या होगा? एक पार्ट तो इधर निकल जाएगा और एक पार्ट है वो इधर सीधा का सीधा निकल जाएगा ब्रह्मपुत्रा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की तरफ। तो एक तो हो गई किस तरफ? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर गई, एक चली गई नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ। 2 पार्ट्स में बे ऑफ बंगाल ब्रांच डिवाइड हो जाती है फिर यहां पे। इसके अलावा आप देख सकते हो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जा रही है, वो अल्टीमेटली सबसे पहले तो कौन सी? ये जो सेकंड ब्रांच जो आ रही थी, इससे मर्ज करेगी छोटा नागपुर वाले प्लेट्यू से। फिर उसके बाद में और ज्यादा आगे चलती है तो यहां से आ रही थी कौन सी? थर्ड ब्रांच जो थी अरेबियन सी की, उसके साथ पंजाब हरियाणा में मर्ज होके और फिर हिमाचल, उत्तराखंड, सदर्न नेपाल, यहां पर जबरदस्त रेनफॉल फिर बाद में किया जाता है। हिमालय फिर ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का सिस्टम क्रिएट होता है यहां पर पूरा, मतलब वेस्टर्न हिमालयाज में अच्छी खासी रेनफॉल रिसीव होती है फिर। और यहां पर डोमिनेट कौन कर रहा है? ये चीज तो आपको क्लियर हो ही गई, मेजरली बे ऑफ बंगाल ब्रांच, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्गर, मॉइस्चर कंटेंट अच्छा खासा है इसके पास में, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच एग्जैक्टली वही चीज बताई हुई है जो मैंने बताई, म्यांमार और सदर्न बांग्लादेश को हिट करेगी, फिर उसके बाद में वहां पर अराकान हिल्स है वो इसको डिफ्लेक्ट कर देगी। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट है वो तो साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन इंटेंड कर लेगा, इस तरीके से चला जाएगा, और एक है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। एक तो गंगा प्लेन्स की ब्रांच हो गई, एक ब्रह्मपुत्रा वैली की। गंगा प्लेन्स वाली ब्रांच तो इधर वाली हो गई और ब्रह्मपुत्रा वैली वाली ये हो गई। दोनों अच्छी खासी रेनफॉल करती हैं। और ये जो ब्रह्मपुत्रा वाली जो ब्रांच जा रही है बे ऑफ बंगाल की, ये फिर बाद में मोहसिन राम, जहां पर वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होती है, वहां पर रेन फॉल होगा। और मेनली कौन सी है वो? खासी हिल्स, गारो खासी जयंतिया, मैं आपको बता चुका हूं। फिर बात आ जाती है कि जी ये जो तमिलनाडु वाला एरिया है, यहां पर इस साउथ वेस्ट मॉनसून की टाइम पे रेनफॉल मोर और लेस निल होता है, बहुत कम रेनफॉल होता है। कारण क्या है? पहला पॉइंट, अरेबियन सी ब्रांच के तो रेन शेडो एरिया में लोकेटेड है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच के पैरेलल एरिया में लोकेटेड है, जिसका वापस से हम मैप पे चलेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1 सेकेंड, यहां पर आप देखो कि ये वाली ब्रांच तो ऐसे कैसे निकल जाएगी, तो यहां पर रेनफॉल का कोई स्कोप बनता नहीं है। और इधर से अरेबियन सी ब्रांच आ रही है तो यहां पर वेस्टर्न घाट की वजह से रेनफॉल हो गया और ये एरिया किस में आ गया? रेन शेडो एरिया में आया कि नहीं। इस वजह से
साउथ वेस्ट मॉनसून के टाइम पे तमिलनाडु वाले एरिया में रेनफॉल रिसीव नहीं होता। और यही कारण है कि जो कोरोमंडल कोस्ट है, मैंने बताया था आपको कि इस वाली कोस्ट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट की जो एक पोजीशन है वो इसको बहुत ही यूनिक बनाती है कि विंटर्स के टाइम पे यहां पर रेनफॉल रिसीव होता है। बाकी दुनिया में जितनी भी रेनफॉल अच्छे से रिसीव होती है ना, वो ज्यादातर कहां पर मिलती है, ज्यादातर जो आपको मिलती है वो समर्स के टाइम पे मिलती है, जबकि यहां पर विंटर्स के टाइम पे रेनफॉल होती है। तभी तो देखा करो चेन्नई में फ्लड्स कब आते हैं, जब अक्टूबर एंड होता है, नवंबर स्टार्ट होता है, तब रिपोर्ट आती है कि जी चेन्नई में फ्लड्स आ रही हैं, तमिलनाडु में इतने लोगों की इतनी जान माल की हानि हो गई, वो सारी चीजें। ठीक है, फिर देखो बात ऐसी है, एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, वो ये कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना रेनफॉल की, कि कितनी बरसात होगी, कितना गैप आएगा, वो देखो डिपेंड करता है डिप्रेशंस पे। डिप्रेशन का मतलब हो गया लो प्रेशर का बनना। अब लो प्रेशर बनेगा तभी तो रेनफॉल अच्छा होगा, तो वो रेनफॉल वेरिएशन पे सीधा इंपैक्ट बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न इंडिया में बनने वाले डिप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर उनमें फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ रहा है तो उसका असर सीधा मॉनसून पे भी देखने को मिलेगा। और वो क्या होता है, अगेन ITCZ। तो ITCZ की पोजीशन और ITCZ की इंटेंसिटी दोनों बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो मॉनसून जो ट्रफ है या ITCZ है, उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यहां पर रेनफॉल को रिसीव करने में, जो कि हम बार बार यही चीज देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर। थर्ड पॉइंट, मॉनसून में ब्रेक, ये चीज तो ऑलरेडी इस नोट से ही क्लियर हो गई कि भाई ITCZ की जो पोजीशन है या ITCZ का वीक पड़ने की वजह से जो रेन बियरिंग स्टॉर्म्स आते हैं, जो हवाएं जिनमें की मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो इतना अट्रैक्ट नहीं हो पाती, और वो अट्रैक्ट नहीं होगी तो फिर रेनफॉल हमारे इतना रिसीव होता नहीं है। तो ITCZ का स्ट्रांग होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो एक बार रेनफॉल हो जाता है ना, तो उसके बाद में एक दिन, 2 दिन या कई बार तो एक महीना निकल जाता है राजस्थान जैसे स्टेट्स में तो, कि रेनफॉल आया ही नहीं, और फिर आता है तो अचानक से आता है। ठीक है, तो वो डिपेंड किस पे करता है, डिप्रेशन की फ्रीक्वेंसी, ITCZ की पोजीशन, और साथ में जो आप कह सकते हो कि इनके अंदर जो वेरिएशन आएगा उसी का फिर इंपैक्ट देखने को मिलता है रेनफॉल वेरिएशन में। तो जो मॉनसून में एक बार रेनफॉल हुआ, 2-4 दिन, फिर ब्रेक लगा, फिर बाद में मॉनसून आया, तो उसको क्या बोल देंगे, मॉनसून ब्रेक। तो ये नेचर है मॉनसून का, हमारे यहां पर जो रेनफॉल आती है उसका फीचर है। फिर लास्ट में आ जाता है मॉनसून रिट्रीट। भाई सीधी सी बात है, हमारे यहां पर कंसिडर ये किया जाता है कि मेनलैंड इंडिया में जून टू सितंबर हमें रेनफॉल रिसीव होता है। ठीक है, और सितंबर में लगभग 1 सितंबर की डेट होती है जब मॉनसून रिट्रीट करना शुरू कर देता है। और रिट्रीट करने का तरीका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल होता है जिस तरीके से आउटब्रेक होता है। आउटब्रेक का तरीका क्या था, यूं घूम करके और फिर बाद में जा रहा था मॉनसून। ठीक है, पहले यहां आया, यहां से फिर यहां आया, फिर आगे पहुंचे, यहां आ गया, यहां आ गया, फिर यहां आया, तो सबसे लास्ट में कहां पे पहुंचा था, राजस्थान वाले एरिया में। और मॉनसून जब विड्रॉ कर रहा है, रिट्रीट कर रहा है, तो वो सबसे पहले राजस्थान वाले एरिया से विड्रॉ करेगा। तो इसी तरीके से विड्रॉवल शुरू होता है, जो डायरेक्शन होती है नॉर्मली इसी तरीके से। ठीक है, तो मॉनसून विड्रॉवल की शुरुआत होगी आपके सितंबर 1 से, और इसमें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से सबसे पहले विड्रॉ करेगा मॉनसून। कौन सा एरिया लोकेटेड है इसमें, राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर। इसके अलावा 15 सितंबर के लगभग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का जो मेजर पोर्शन है वो गुजरात, यहां से विड्रॉ कर जाता है। इसके अलावा ये जो मॉनसून विड्रॉ करना होता है, इसकी डायरेक्शन विड्रॉ करने की कैसी हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। तो इस डायरेक्शन में कहां से ओरिजिन हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट से यहां से अगर हवाएं आ रही हैं तो यहां पर क्या लोकेटेड है बताओ, बे ऑफ बंगाल। ये हवाएं आ रही हैं तो इनमें बताओ ये मॉइस्चर को यहां से पिक करेगी कि नहीं, और पिक करेगी, हिट करेगी कि नहीं यहां पे। तो इस केस में अब क्या हो रहा है, ये सितंबर एंड अक्टूबर टाइम है, ये अक्टूबर के टाइम पे फिर यहां पर रेनफॉल होगा, यहां पर रेनफॉल होगा कोरोमंडल कोस्ट पे, तमिलनाडु एंड सदर्न आंध्र प्रदेश कोस्ट, यहां पर आपको रेनफॉल रिसीव होता है जब नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि मेनलैंड इंडिया को तो ज्यादातर रेनफॉल रिसीव होता है साउथ वेस्ट मॉनसून में,
जबकि मेनलैंड इंडिया का ही एक पार्ट जिसको तमिलनाडु कोस्ट या कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, वहां पर रेनफॉल रिसीव होता है नॉर्थ ईस्टर्ली मॉनसून से, नॉर्थ ईस्ट से आने वाली हवाओं से। तो यह अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म रहा मॉनसून से संबंधित, जिसमें मॉनसून आउटब्रेक, मॉनसून रेन बियरिंग कॉन्सेप्ट, देन वी स्टडीड मॉनसून ब्रेक, और फिर उसके बाद में मॉनसून रिट्रीट। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, आप इनको अच्छे से याद करोगे, समझोगे। फिर बाद में बात आ जाती है फीचर्स ऑफ मॉनसून रेनफॉल। देखो ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, कवर करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हम बाद में बात करेंगे। अभी